ओके जी, तो अब हम लोग देखेंगे आउटलाइंस के बारे में। आउटलाइंस होती क्या हैं। एक बात तूने हमेशा ध्यान में रखनी है कि आउटलाइंस और बॉर्डर दो मुख्तलिफ़ चीज़ें, ठीक है। आउटलाइंस जो है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुझे बताता हूँ कि ये एक बटन है, सही है, ये एक बटन है और उसके ऊपर जनाब ये एक बटन आ गया, ये उसके ऊपर ये उस बटन का बॉर्डर है, सही है। अब ये तो येलो कलर बॉर्डर का आ गया। अब आउटलाइन क्या चीज़ है, आउटलाइन बॉर्डर से बाहर की चीज़ है, ये आउटलाइन आ गया, सही है। मोस्ट केसेस में आउटलाइन इस्तेमाल नहीं होता, लोग बॉर्डर को इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आउटलाइन इसीलिए लोग यूज़ करते हैं क्योंकि तो आउटलाइन को इतना दूर भी रख सकता है, इतना दूर भी रख सकता है और इसको जुड़ा के भी रख सकता है, लेकिन तू बॉर्डर के साथ ये नहीं कर सकता। तो अब हम लोग देखते हैं कि आउटलाइंस बेसिकली बनती कैसे। आउटलाइंस के लिए तेरे पास सिंपल कमांड आता है आउटलाइन, और उसके बाद तेरे पास आ जाता है, डिपेंड करता है कि तूने क्या करना है। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 1 पिक्सल सॉलिड रेड, 1 पिक्सल सॉलिड रेड आउटलाइन आ गई। तो ये बॉर्डर और आउटलाइन बिल्कुल सेम चीज़ है। अगर मैं इसको 10 पिक्सल करूँगा 10 पिक्सल आ जाएगा। अब क्वेश्चन आता है कि यार हम लोग इसको ना सेपरेट कैसे करें। फॉर एग्जांपल मुझे बटन और आउटलाइन के दरमियान में गैप चाहिए, तो उसके लिए एक कमांड आता है आउटलाइन के अंदर जिसको कहते हैं आउटलाइन ऑफसेट। अब आउटलाइन ऑफसेट क्या करता है ये देख। अब आउटलाइन ऑफसेट इसने यहाँ पर 15 पिक्सल दिए, मतलब यहाँ बटन और आउटलाइन के दरमियान 15 पिक्सल का फासला होगा। ये अब ये ब्राउज़र के ऊपर जा रहा है, ठीक है। वो किस वजह से, वो इस वजह से क्योंकि ये जो आउटलाइन है ये बाकी एलिमेंट्स को ओवरलैप करता है, ये तूने याद रखना है। अब इस केस में तेरे पास मार्जिन्स काम आते हैं। ठीक है, इस तरह ज़्यादा बेहतर है। तो तो ये वो चीज़ है, तो ये आउटलाइंस है। अब आउटलाइंस डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। मैंने सॉलिड किया हुआ है, डैश करेगा तो ऐसा आ जाएगा, सही है। और विड्थ तो स्पेसिफाई कर सकता है। विड्थ क्या हो गया, ये मैंने जो 4 पिक्सल लिखा है ये आउटलाइन का विड्थ हो चुका है। अमूमन मैं तुझे कहूँगा कि तू हमेशा पिक्सल्स में कर, या फिर तू थिन कर सकता है, थिक कर सकता है, या फिर मीडियम कर सकता है। तो मैं हमेशा अमूमन तुझे कहूँगा कि तू यही यूज़ कर, पिक्सल्स में यूज़ किया कर विड्थ को स्पेसिफाई करने के लिए, ठीक है। तो ये आ जाता है हमारे पास CSS का आउटलाइन, सही है। अब हमारे पास नेक्स्ट चीज़ आ जाती है टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। हम लोग टेक्स्ट किस तरह, यानी टेक्स्ट को हम लोग ज़्यादा डिटेल से पढ़ेंगे। अब इसके अंदर अब टेक्स्ट के अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं तुझे कहता हूँ कि यार मैं ज़रा इसको हटा दूँ ऑफलाइन आउटलाइंस को, इसको बल्कि पूरा हटा देता हूँ और मैं एक पैराग्राफ लिखता हूँ, सही। अच्छा, अब मैं फॉर एग्ज़ाम्पल एक पैराग्राफ लिखता हूँ, हेलो माय नेम इज़, ये एक पैराग्राफ आ गया, सिंपल सा पैराग्राफ। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे इसका कलर चेंज करना है। या तो मेरे पास दो तरीके हैं, या तो मैं पूरे सारे पी टैग्स का कलर चेंज करूँ, जैसे मैंने पहले बताया, मैं इसको एक आईडी असाइन करूँ पैरा के नाम से, हैशटैग पैरा कलर रेड। ये मैं तुझे पहले बता चुका हूँ, ये जो हम लोगों ने H1 के साथ किया होता है। अब दूसरी चीज़ आ जाती है कि हम लोग टेक्स्ट को अलाइन किस तरह करते हैं। टेक्स्ट को अलाइन करने के लिए हमारे पास कमांड आता है टेक्स्ट अलाइन, सही है। मैं तुझे यहाँ से ज़्यादा डिटेल से बता सकता हूँ। टेक्स्ट अलाइन के हमेशा 3 कमांड्स होते हैं। या तो तू टेक्स्ट लेफ़्ट कर सकता है, या तो तू उसको सेंटर में ला सकता है, या तो उसको राइट में लाता है। मैं कहता हूँ मुझे टेक्स्ट सेंटर में चाहिए, टेक्स्ट सेंटर में आ गया। मैं कहता हूँ मुझे राइट में चाहिए, तो ये राइट में आ गया। तो इतनी सी चीज़ें टेक्स्ट अलाइनमेंट की।
उसके बाद आता है टेक्स्ट और टेक्स्ट डेकोरेशन की। मैं तुझे यहाँ से देख के इसलिए बता रहा था कि मुझे एक एक चीज़ कोई मिस ना हो, कोई भी चीज़ है ना। अच्छा, तो अब मैं तुझे बताता हूँ कि टेक्स्ट डेकोरेशन क्या करता है। और अमूमन जो होता है ना टेक्स्ट डेकोरेशन काम आता है लिंक्स के लिए, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे एक लिंक बनाता हूँ, ये अब ये जो लिंक है, अब ये बाय डिफ़ॉल्ट ब्लू कलर है, उसके नीचे अंडरलाइन है, सही है। अब मैं कहता हूँ कि यार मुझे इसको ब्लू कलर चाहिए ही नहीं, तो मैं क्या करूँगा, तो इस चीज़ में काम आता है टेक्स्ट डेकोरेशन। टेक्स्ट डेकोरेशन को अगर तू नन करेगा तो जितनी भी पहले से इसके अंदर जो ऑटोमेटिक जो रेडीमेड जो चीज़ें जैसे इसके नीचे अंडरलाइन था वो ख़त्म हो चुका। अब मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ये देख, सही है, वही है लेकिन मैंने इसको अपनी तरफ से कस्टमाइज़ कर दिया। अच्छा, उसके बाद नीचे टेक्स्ट ओवरलाइन आ जाता है। ओवरलाइन का मतलब क्या है, जो भी टेक्स्ट होगा उसके ऊपर के साइड पे एक लाइन आ गई। लाइन थ्रू क्या होगा, लाइन तेरे टेक्स्ट को काटते हुए जाएगा। लाइन अंडरलाइन होगा, वो होगा ये। अब बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन ना अंडरलाइन होता है, बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट डेकोरेशन अंडरलाइन होता है लिंक्स के लिए, सही है। तो अरे ये कहाँ से आ गया, तो ये चीज़ आ गई टेक्स्ट डेकोरेशन। अब टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन क्या चीज़ है। टेक्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन तेरे पास मोस्टली एक सेगमेंट में, यानी उस टाइम काम आता है जब भी तू डेटा के साथ ना डेटा के साथ काम करता है, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें, अगर मैंने यहाँ पे कुछ चीज़ें लिखी, अब मैंने यहाँ पे सारी चीज़ें देख बिल्कुल स्मॉल में लिखी है, सही है। अब मैं कहता हूँ कि यार मैंने स्मॉल में लिख दिया, मुझे अब सारे जो हैं अपर केस में चाहिए, मुझे सारे कैपिटल लेटर्स में चाहिए। तो मैं यहाँ से जाके इन एक एक लेटर को अपर केस नहीं करूँगा, मैं यहाँ जाके टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म लिखूँगा अपर केस। HTML में सारे स्मॉल लेटर्स में, यहाँ आ गए अपर केस इस्तेमाल किया, सारे कैपिटल लेटर्स में आ गए। अब कैपिटलाइज, अब यहाँ पे तो इसी तरह इसका उलट भी हो सकता है। जैसे देख यहाँ पे इसने यहाँ से इस टेक्स्ट को सबको अपर केस में किया, ठीक है। दूसरी चीज़ इसने क्या की, इसने इस चीज़ को दूसरे लाइन को लोअर केस में किया। अब मैंने यहाँ पे सबको हेलो मैंने क्या किया, अपर केस में लिखा है HTML में। अब CSS में मैं जाके कहता हूँ लोअर केस हेलो। और कैपिटलाइज कब काम आता है, कैपिटलाइज मोस्टली तब काम आता है, मोस्टली ये तो काम आता ही नहीं है, ठीक है, तकरीबन कहते हैं नहीं काम आता। अब ये काम किस तरह करता है, अब मैं लिखता हूँ हेलो माय नेम इज़ अहद अमान भाई, इसको मैं कैपिटलाइज लिखता हूँ, ये देख। अब ये क्या करता है, ये तेरा जो पैराग्राफ है उसको रीड करता है। पैराग्राफ के तेरे पहले एलिमेंट को कैपिटल लेटर में करता है, यानी ये कैपिटल हो जाएगा। फिर ये बिल्कुल ये सारा एग्जीक्यूट होता है। फिर ये देखता है यार यहाँ पे एक स्पेस है, उस स्पेस के बाद जो भी वर्ड आएगा उसको कैपिटल करेगा। फिर वाई आएगा, फिर स्पेस आएगा तो एन आएगा, उसको कैपिटल करेगा। यानी एक स्पेस के बाद जो भी वर्ड होता है ना, उसको ये उसको पहला लेटर को ये कैपिटल कर देता है ठीक है। उसके बाद तेरे पास आ जाता है टेक्स्ट स्पेसिंग। अब टेक्स्ट स्पेसिंग में तुझे यहाँ से दिखाऊंगा क्योंकि इसने पहले से पैराग्राफ लिखा हुआ है। अब टेक्स्ट स्पेसिंग करता क्या है, टेक्स्ट स्पेसिंग ये करता है कि ये बाय डिफ़ॉल्ट एक पैराग्राफ है इस तरह, सही। अब ये बिल्कुल यहाँ एज के साथ जुड़ा हुआ है। अब ये जो कमांड है ना टेक्स्ट इंडेंट का, टेक्स्ट इंडेंट क्या करेगा, टेक्स्ट इंडेंट तुझे कितना चाहिए, 10 पिक्सल्स। अब टेक्स्ट इंडेंट 10 पिक्सल्स यहाँ से गैप देगा, ये देख यहाँ से। अब तो इसको 101 यहाँ से करेगा, ये इतना गैप दे देगा, ये हो गया टेक्स्ट इंडेंट। उसके बाद आता है लेटर स्पेसिंग। लेटर स्पेसिंग क्या करता है, तेरा जो पैराग्राफ में एक एक लेटर है ना, एक एक लेटर उसके दरमियान ये स्पेसिंग क्रिएट करता है। कैसे, ये देख। अब आई के बाद 10 पिक्सल का स्पेस है, एन के बाद स्पेस है, ठीक है, यहाँ पर भी स्पेस है और स्पेस आ गई, एम के बाद स्पेस है, वाई के बाद स्पेस है। इस तरह एक एक वर्ड
एक एक लेटर के आगे ये स्पेस करता है। अब तू कहता है कि यार मुझे लेटर की स्पेसिंग नहीं चाहिए, मैं चाहता हूँ एक पूरा वर्ड है, जैसे अहद है, ये एक साथ जुड़ा रहे, लेकिन स्पेस के बाद जो अमान है ना, उनके दरमियान गैप बहुत ज़्यादा हो जाए। इसके लिए मैं क्या करूँगा, लेटर को हटा के वर्ड कर दूँगा। अब देख रहा है इन बिल्कुल बराबर है, एक साथ है, लेकिन इनके बाद जो एम वाई है, माई है, उसके बीच में वर्ड स्पेसिंग है 10 पिक्सल्स का। ये आखिरी है, इसके बाद फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा फ़ॉन्ट्स के बारे में। मैं कोशिश कर रहा हूँ यहाँ से तुझे सिखाऊं, क्योंकि एडवांस भी यहाँ पर ही है। अच्छा।